द एंड ऑफ इलनेस बाय डेविड बी एगर्स। कई बीमारियों के लिए फिट टू ऑल वाला इलाज काम नहीं करता है, पर हेल्दी रहने के और भी तरीके हैं। हेल्थ सेक्टर आज की तारीख में एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। आपकी जरूरत के हिसाब से हर प्रोडक्ट मार्केट पहले ही बना देता है, और उसमें भी इतनी वैरायटी कि आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी लोग इस बात को पूरी तरह नहीं समझते कि आखिर स्वस्थ होने का सही मतलब क्या है। आप अक्सर सुनते होंगे कि चिया सीड्स, ब्रोकली, चुकंदर, अदरक, स्पिरुलिना, विटामिन, गोजी बेरी, बादाम और ऐसी कई विदेशी या महंगी चीजें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। लेकिन ये सब चीजें न सिर्फ आपका पूरा बजट बिगाड़ सकती हैं, बल्कि आपको इनडाइजेशन और ऐसी कोई दूसरी परेशानी भी हो सकती है। तो अब करें तो करें क्या? ये किताब ऐसे ही सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आती है। आपको ये समझ आता है कि खास आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आप ये भी पढ़ते हैं कि हर इंसान की जरूरत अलग होती है। इस वजह से एक ही भोजन किसी को फायदा कर सकता है तो किसी को नुकसान। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि हर किसी के लिए कोई फिट टू ऑल जैसा जादुई इलाज क्यों नहीं हो सकता है, अपनी सेहत ठीक कैसे रखें और विटामिन की खुराक की जगह कसरत करना आपके लिए बेहतर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज आसान होते हैं, जैसे आपका गला खराब हो जाए तो डॉक्टर कोई दवा लिख देगा जिसे खाकर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ऐसे हर मरीज पर लगभग एक ही दवा काम कर जाएगी। लेकिन हर बीमारी हमेशा इतनी हल्की नहीं होती। हमारा शरीर इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर बार और हर इंसान के लिए एक ही तरह का इलाज काम ही नहीं करता है। पुरानी बीमारियों के मामले में ये बात खास तौर पर फिट बैठती थी। अब कैंसर को ही ले लीजिए, इसमें सेल्स बेतहाश बढ़ने लगती हैं। ये इंसानी सिस्टम की खराबी है, इसलिए हर सिस्टम के लिए ये यूनिक है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जिसे किसी खास दवाई या एंटीबायोटिक की मदद से दूर किया जा सके। ज्यादातर पुरानी बीमारियों पर भी यही बात लागू होती है। लेकिन भले ही आप इंसानी शरीर की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज न समझ पाएं, फिर भी आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के उपाय ढूंढ सकते हैं। आपको ये मानते हुए आगे बढ़ना है कि विज्ञान की भी एक लिमिट है और वो शायद कभी भी पूरी तरह से शरीर का कामकाज समझ नहीं पाएगा। आप ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से तरीके सही हैं। गैलीलियो गैलीली इसका अच्छा उदाहरण है। गैलीलियो हर रात तारों की पोजीशन पर ध्यान देते थे। कुछ समय बाद उनको ये समझ आने लगा कि किसी रात कोई तारा कौन सी जगह पर होगा। हालांकि इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो यूनिवर्स को पूरी तरह समझ गए थे, लेकिन उन्होंने जो भी सीखा उससे उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। सेहत के मामले में कभी न कभी समझौता करना ही पड़ता है। अगर हमारे हाथ जिन वाला चिराग लग जाता तो ज्यादातर लोग अपने लिए अच्छी सेहत मांग लेते, लेकिन ये तो बस एक कहानी है। हकीकत में तो किसी को ऐसे जिन नहीं मिलते। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इसके लिए खुद ही कोशिश करनी होगी। सबसे पहले तो खुले दिमाग से ये मानना होगा कि आप हमेशा के लिए सेहतमंद बने नहीं रह सकते हैं। कहीं न कहीं तो समझौता करना होगा। जब आप किसी एक बीमारी का इलाज करते हैं तो किसी दूसरे हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टेटिन नाम की दवाई दी जाती है। ये उस एंजाइम को कंट्रोल में रखती है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी ये कहती है कि जब 60 से ज्यादा उम्र की महिलाएं और 50 से ज्यादा उम्र के पुरुष कई सालों तक स्टेटिन लेते हैं तो उनको स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये एक पहलू है। स्टेटिन की वजह से माइग्रेन, नींद की गड़बड़, जी मचलाना और दूसरे बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि फायदे अपने साथ नुकसान भी लाते हैं। इसलिए आपको अपने खुद के पैरामीटर भी समझने जरूरी है। ये आपका पर्सनल डेटा होता है। इसमें पहला नाम आता है आपके वजन का, जिससे आपको आसानी से अपनी सेहत के बारे में पता चल सकता है। अपने हेल्थ मैट्रिक्स तय करने के लिए बस अपने शरीर और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। आप रोजाना अपनी बीपी चेक कर सकते हैं। साल दर साल अपने वजन पर नजर रख सकते हैं। अपने मैट्रिक्स में आपको उन आदतों को भी ट्रैक करना चाहिए जो आपकी सेहत पर असर डालती हैं। जैसे क्या आपको हमेशा मीठा खाने का मन होता है, या फिर अगर कभी आपको सुबह जल्दी उठना हो तो क्या रात को जल्दी सोने की चिंता सताने लगती है। ये पता लगाना कि आपके लिए क्या सही है और क्या नुकसानदायक है आपकी बहुत मदद कर सकता है। हेल्थ सेक्टर में हो रहे नए बदलाव और रिसर्च की जानकारी रखें। हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं और बीमारी के नाम से भी डरते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खबरों में आता है जो सेहत बनाने का दावा करे तो लोग उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। विटामिन डी का उदाहरण ले लीजिए। बहुत सी स्टडीज में पाया गया है कि ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। कई स्टडीज ये भी बताती हैं कि इसके कितने फायदे हैं। कैंसर के खतरे को कम करने से लेकर दिल की बीमारियों और पार्किंसंस को रोकने तक ये न जाने कितने काम आता है। बस इन 2 स्टडीज की वजह से ही लोग अपना विटामिन डी लेवल टेस्ट कराना या इसकी गोलियां खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
इस सनक की वजह से पिछले कुछ सालों में विटामिन डी की गोलियों की बिक्री और ब्लड लेवल टेस्ट कराने वालों की गिनती एकदम से बढ़ गई है। हालांकि स्टडीज पूरी तरह से सच नहीं है और हमें इनको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। लोग ये बात तो भूल ही जाते हैं कि इस तरह की स्टडीज किसी आखिरी नतीजे तक नहीं पहुंचती और न ही इसके रिजल्ट हम सब पर एक समान लागू हो सकते हैं। इसलिए इन पर अमल करने से पहले हमें ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर रिसर्च करने वाले इन नतीजों तक कैसे पहुँचे। उदाहरण के लिए लैब में फायदेमंद लगने वाली कोई चीज इंसानी शरीर में भी उसी तरह फायदेमंद साबित हो, ये जरूरी नहीं है। विटामिन डी की बात करें तो भले ही एक स्टडी ने ये बताया कि इसका सही लेवल कैंसर के खतरे को कम करता है, पर दूसरी स्टडी में ये पता चला कि जिन बुजुर्गों ने विटामिन डी की ज्यादा खुराक ली उनमें गिरने और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ गया। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग इलाज की जरूरत होती है और कोई एक फिक्स या फिट टू ऑल इलाज नहीं होता है। विटामिन हमारी सेहत बनाए रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग जरूरत ना होते हुए भी विटामिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। क्या आप हर सुबह अपनी चाय या कॉफी के साथ कोई सप्लीमेंट लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ऐसा करने वाले अकेले नहीं हैं। लोगों का ऐसा करना जायज भी है, क्योंकि हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन का हमारे शरीर में कितना बड़ा रोल होता है। विटामिन प्रोटीन के साथ मिलकर एंजाइम बनाते हैं जो शरीर के बहुत सारे फंक्शंस को चलाने में मदद करते हैं। हमारा शरीर अपनी जरूरत के सारे विटामिन नहीं बना सकता है, इसलिए कुछ विटामिन हमें भोजन हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए लगभग 13 विटामिनों की जरूरत पड़ती है, जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई और बी ग्रुप के विटामिन। पिछली सदियों में लड़ाई के दौरान जितने सैनिक घायल होकर मरते थे, उससे कई ज्यादा स्कर्वी के कारण मर जाते थे। इस बीमारी को गलती से छूत की बीमारी समझ लिया गया था, जबकि ये विटामिन सी की कमी के कारण होती थी। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों से विटामिन सी आसानी से मिल जाता है, यानी उन सैनिकों की मौत इतनी मामूली सी वजह से हो गई। ये बात तो अब बच्चा जानता है कि विटामिन हमारी सेहत के लिए क्यों मायने रखते हैं, पर बहुत से लोग इस बात को गलत मोड़ पर ले जाते हुए बिना सोचे समझे विटामिन की गोलियां लेने लगते हैं, जबकि आज के जमाने में विटामिन की कमी बहुत कम या ना के बराबर सुनने में आती है। विटामिन की ये ऊपरी खुराक आमतौर पर नुकसान नहीं करती है, पर अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि विटामिन सी की बात करें तो हमें स्कर्वी से बचने के लिए रोजाना 30 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है, और इतना तो हमें बस आधे संतरे से ही मिल जाता है। यानी एक कंप्लीट डाइट आसानी से लोगों में विटामिन की जरूरत को पूरी कर देती है। लेकिन लोग ऐसे मल्टीविटामिन ले लेते हैं जिनमें 1000 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है। यूएस के लगभग 50% लोग रोजाना किसी न किसी तरह का विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं और कुल मिलाकर एक साल में लगभग $25 बिलियन खर्च कर देते हैं, जबकि ये सारा खर्च फिजूल है। आगे हम सेहत से जुड़ी एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसकी कोई गोली नहीं आती, और वो है कसरत। बदलते दौर में फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या साइकिल चलाते हुए ऑफिस जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं। आप जितनी ज्यादा कसरत या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, दिल की बीमारियों से बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल ने लोगों को बैठकर काम करने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी प्रोफेसर रॉल्फ पफेनबर्गर ने साल 1951 से 1972 के बीच कैलिफोर्निया बंदरगाह पर काम करने वालों की स्टडी की। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम करने वालों की मेहनत कम होती गई और उनमें दिल की बीमारी का खतरा बढ़ने लगा। शुरुआती सालों यानी 1951 और 1960 के दौरान उनमें से 40% को दूसरे लोगों की तुलना में दिल की बीमारी का खतरा कम था, क्योंकि काम की वजह से उनको मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आने वाले सालों में ये अंतर कम हो गया, क्योंकि काम ऑटोमेटिक होता था और मेहनत घटती गई। साल 1972 तक ये अंतर बस 5% रह गया। इन आंकड़ों की वजह से पफेनबर्गर ने ये नतीजा निकाला कि लोगों को अपनी नौकरियों के बदलते तौर तरीकों की वजह से अलग से समय निकालकर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन इतना समय ही ना हो तो आप किस तरह से इसे मैनेज कर सकते हैं? पहले तो लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की तरफ से साल 2010 में आई एक स्टडी कहती है कि 37% महिलाएं और 18% पुरुष जो ऑफिस में बैठकर काम करने के अलावा भी दिन भर 6 घंटे या उससे ज्यादा देर बैठते थे, उनकी मृत्यु की संभावना ज्यादा थी, बजाय उनके जो अपने खाली समय में दिन में 3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठते थे।
इस तरह की स्टडीज से ये समझना आसान हो जाता है कि बैठने से मेटाबॉलिज्म में बदलाव होता है। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी चीजों को बढ़ाता है, जिसमें मोटापा, दिल की बीमारियां और भी बहुत से नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। नई तकनीकों की मदद से हमें बीमारियों का अंदाजा लगाने और इंसानी शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। ये बात ठीक है कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी है, लेकिन क्या ये हमारे सेहत के लिए कुछ फायदा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। गूगल सर्च इंजन जैसी नई तकनीकों की मदद से मौसमी बीमारियों के साथ साथ महामारियों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। हर दिन लाखों लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से अच्छी खासी तादाद हेल्थ से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने वालों की है। इस डेटा को इकट्ठा किया जा सकता है और फ्लू जैसी किसी चीज के फैलने का अंदाजा लगाकर लोगों को उससे बचने के लिए तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल यही बात गूगल के एक्स हेड लैरी ब्रिलियंट ने 2009 की एक स्टडी में देखी। उन्होंने और उनके साथियों ने एक स्टडी की जिसमें ये देखा गया कि गूगल पर हो रही बाकी सर्च की तुलना में फ्लू शब्द के बारे में कितनी खोज की जा रही है। उन्होंने इस डेटा को उन लोगों से मिलाया जिनमें उस वक्त फ्लू के लक्षण थे। उन्होंने देखा कि दोनों डेटा लगभग समान थे। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में हम एक दूसरे की मदद करने के लिए और भी ज्यादा जानकारी बांट सकते हैं। इस तरह का सिस्टम रिसर्च करने वालों को इस बात के लिए मदद कर सकता है कि हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए एक सही तरीके की जरूरत है ताकि ये डेटा उनके काम आ सके। जैसे अगर इंसान का मेडिकल रिकॉर्ड सभी डॉक्टरों को डिजिटल तरीके से दे दिया जाए तो डॉक्टरों के लिए उस मरीज का पर्सनलाइज तरीके से इलाज करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब अभी बहुत शुरुआती दौर में है। इस समय सबसे जरूरी बात आपका ये समझना है कि तरह तरह के सप्लीमेंट लेना सेहतमंद होने की गारंटी नहीं है। अपनी आदतों पर ध्यान देने, सही आहार खाने, कसरत करने और ये याद रखने की जरूरत है कि हर किसी के लिए सेहत का मतलब अलग है और उसे बनाए रखने के तरीके भी। कुल मिलाकर सेहत के बारे में अब तक आपने जो भी कुछ सीखा है उसे भूल जाइए। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस कुछ गोलियां खाकर या दूसरों की नकल करके हासिल कर सकते हैं। सेहतमंद होने का सही मतलब है ये जानना कि आपके शरीर को क्या चाहिए और उसे वो देना जो उसकी जरूरत है। क्या करें? अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मापने के लिए एक्सेलेरोमीटर की मदद लें। अब ये बात हम सब जानते हैं कि घटती हुई फिजिकल एक्टिविटी और आराम तलब लाइफस्टाइल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है और हम इसे ठीक रखने के लिए कसरत का सहारा ले सकते हैं। बहुत से लोग भागम भाग को ये समझ लेते हैं कि वो कितने एक्टिव हैं। इससे बचने के लिए एक एक्सेलेरोमीटर ले आएं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आज दिन भर आपने कितने कदम चले हैं और ये भी समझने में आसानी होगी कि आप सच में कितने एक्टिव हैं।